हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में समझाते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। वो सारी थ्योरीज जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को समझाती हैं, उन सभी थ्योरीज को हम सेक्शन ए में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है। इस बात को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें अपना एड्रेस बताना है, तो एड्रेस में हम बताएंगे कि हम कौन से स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के अंदर कौन सा हमारा जोन है, जोन में कौन सी हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी में कौन सा हमारा ब्लॉक है, हमारा हाउस नंबर एंड फाइनली हमारा फ्लोर नंबर बताया जाएगा। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं तो इस बात को समझें कि इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स को शेल्स कहते हैं। शेल्स को फर्दर सब शेल्स में हम डिवाइड करते हैं। सब शेल्स को फर्दर हम ऑर्बिटल्स में क्लासिफाई करते हैं एंड फाइनली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जूनियर क्लास में हमने सीखा था कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं, जिनके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। अब सीखते हैं कि शेल्स कितने टाइप के होते हैं और उसमें कितने सब शेल्स होते हैं। शेल्स को हम डिनोट करते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल एंड सो ऑन। जो इनका नंबर है उसे एन से लिखते हैं। के शेल के लिए हम 1 नंबर बोलते हैं, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6 एंड सो ऑन। अब रूल ये है कि जितना नंबर होगा उतने ही सब शेल्स होंगे। तो जब हम सब शेल्स की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि N1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसका नाम होता है S। अगर L के लिए N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 सब शेल्स होते हैं जिसका नाम होता है S एंड P। अगर हम बोलते हैं M तो इसके लिए N होता है 3, तो सब शेल भी 3 होते हैं, S, P, D। अगर हमारे पास 4 है तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D, F। अगर 5 है तो 5 सब शेल्स होते हैं, S, P, D, F, G। अगर 6 है तो 6 सब शेल्स होंगे, S, P, D, F, G, H, I एंड सो ऑन। अब डिस्कस करते हैं कि इन सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने अभी पढ़ा सब शेल होता है S या फिर P या फिर D, F, G, H एंड सो ऑन। सब शेल के नंबर को हम L से डिनोट करते हैं। S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 2l + 1। तो वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब हुआ 2 × 0 + 1। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अभी हम एक ऑर्बिटल को एक स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। इट्स लाइक अ रूम। इलेक्ट्रॉन इस रूम के अंदर होता है और केमिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होता है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 + 1 वैल्यू आती है 3। इसका मतलब 3 रूम्स होते हैं और वी कैन से दैट 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 2 × 2 + 1 दैट इज 5। तो हम 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, इट मींस 2 × 3 + 1 दैट इज 7। तो हम 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। G के लिए L की वैल्यू 4 होती है, दैट इज 2 × 4 + 1। तो हम 9 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। H के लिए L की वैल्यू 5 होती है, तो हम 2 × 5 + 1 11 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब बात करते हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है जितना ऑर्बिटल है उसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास s का 1 ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। एक अपवर्ड एरो 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डाउनवर्ड एरो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली हमें दिखाना है कि p सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं जितना ऑर्बिटल्स हैं उसका डबल, दैट इज 6। कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हमें दिखाना है कि d सब शेल के 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल नंबर, दैट इज 10। तो इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम भर सकते हैं। सिमिलरली f के 7 ऑर्बिटल हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 40 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से भरेंगे। सिमिलरली G के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और H के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। अभी हमने सीखा कि S के अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। इसकी शेप कैसे बनती है इस फिगर को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S ऑर्बिटल की। S ऑर्बिटल की शेप का नाम होता है स्फेरिकल। इसकी शेप को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आप x एक्सिस मार्क करेंगे, फिर y एक्सिस मार्क करेंगे, फिर z एक्सिस मार्क करेंगे और ओरिजिन को सेंटर मानकर आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ये जो शेप होती है ये S ऑर्बिटल की शेप होती है जिसका 3D व्यू इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि p ऑर्बिटल की शेप कैसे बनेगी। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, इस शेप का नाम होता है डम्बेल। इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप x एक्सिस मार्क करेंगे, फिर आप y एक्सिस मार्क करेंगे, अब आप z एक्सिस मार्क करेंगे। अगर हम डम्बेल शेप x एक्सिस के अलोंग बनाते हैं तो इसे ऐसे दिखाया जाता है। इस तरह की शेप को हम px कहते हैं। सिमिलरली हम py की शेप बनाएंगे। सबसे पहले एक्सिस मार्क करिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जब हम डम्बेल शेप को y एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं तो ये जो बनता है इसे हम py ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरह से अब हमें pz बनाना है। तो पहले एक्सिस मार्क करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जब हम डम्बेल शेप को z एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं तो इसे हम pz ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि d ऑर्बिटल को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। d ऑर्बिटल की शेप का नाम होता है डबल डम्बेल। लेट्स से हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम x और y एक्सिस के प्लेन में 2 डम्बेल दिखाते हैं तो इस शेप को हम dxy ऑर्बिटल कहते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अगर हमने yz प्लेन में 2 डम्बल दिखाए हैं तो इसे dyz ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, अगर हम xz प्लेन में 2 ऑर्बिटल्स दिखाते हैं तो इसको हम dxz ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस बार एक्सिस को कट करते हुए अगर हम 2 डम्बल दिखाते हैं तो इसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं। अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, हम एक डम्बल z एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। दूसरा जो डम्बल शेप है उसे हम सर्कुलर रिंग की फॉर्म में सेंटर पे रखते हैं तो इस तरह की शेप को dz स्क्वायर कहते हैं। और अब हम बात करते हैं अबाउट ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किया जाता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। तो स्टेटमेंट क्या बना? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम
atomic orbitals are filled by electrons in an increasing order of their energy. इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें इस तरह के फ्लो चार्ट को समझना होगा। जो पहला शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है S, दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं 2s and 2p। यहाँ पहला नंबर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो अल्फाबेट है वो सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होते हैं 3s, 3p, 3d। फोर्थ शेल में फोर सब शेल्स होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। सिमिलरली फाइव शेल में फाइव सब शेल्स होते हैं 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। सिक्स शेल में सिक्स सब शेल्स होते हैं 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। सेवेंथ शेल में सेवन सब शेल्स होते हैं 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i। ऑफबॉ ने बताया इनको भरने का तरीका है कि सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। जब 1s पूरी तरह फिल हो जाएगा उसके बाद हम 2s ऑर्बिटल को फिल करेंगे और जब 2s पूरी तरह भर जाएगा अब हम 2p ऑर्बिटल को भरेंगे। 2p के बाद 3s को भरेंगे। सिमिलरली 3s के बाद 3p भरेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के पैरामीटर के बेसिस पर 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसीलिए 3p के बाद हम 4s को भरते हैं और उसके बाद हम 3d फिल करते हैं। देन 4p, देन 5s, सिमिलरली 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, then 5f, 6d, 7p। यहां तक फिल करते करते टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स की प्लेसिंग है। अगर कोई फ्यूचर में न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो 8s के अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि s की लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो 119 भी 8s के अंदर ही आएगा और 120 भी 8s में ही फिल होगा। जब 8s पूरा भर जाएगा उसके बाद 5g ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब 5g में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मिनिमम एटॉमिक नंबर 121 रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी तक हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 118 ही नोन हैं, इसीलिए 7p ऑर्बिटल्स तक ही ऑफबॉ प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये सभी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हमने एक्स्ट्रा मार्क करे हैं ये सभी हाइपोथेटिकल हैं, अभी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमारे पास एक और रूल होता है और इसे बोलते हैं n+l रूल। इस रूल का स्टेटमेंट है कि हमेशा हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पहले भरते हैं जिसके लिए n+l की वैल्यू छोटी होती है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल को बाद में भरेंगे जिसके लिए n+l की वैल्यू बड़ी होगी। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है तो उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा जिसके लिए n छोटा होगा। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे इनके n की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ l लिख रहे हैं और यहाँ हम n+l लिख रहे हैं। हमारे पास पहला एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 1s, इसके n की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू 0 होती है। 1 + 0 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आती है। नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है 2s, n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 0 होती है। 2 + 0 की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। नेक्स्ट आता है 2p, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, 2 + 1 वैल्यू 3 आती है। सिमिलरली वी हैव 3s, दिस इज 3, 0, 3 + 0 वैल्यू 3 मिलती है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हम उसे छोटा मानेंगे जिसका n की वैल्यू छोटी होगी, तो हम कहेंगे 2p की एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू 3s। देन वी हैव 3p, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, 3 + 1 4 होता है। सिमिलरली हमारे पास है 3d, n की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 2 है, 3 + 2 की वैल्यू 5 होती है। देन वी हैव 4s, n की वैल्यू 4 है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, 4 + 0 ये वैल्यू भी 4 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू 4 आ रही हैं, लेकिन हम उसे छोटा मानेंगे जिसके लिए n की वैल्यू लेस होगी। इट मीन्स 3p की एनर्जी 4s से कम होती है। तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या मिलेगा? सबसे पहले हम 1s को फिल करते हैं
उसके बाद हम 2s को फिल करते हैं, फिर हम 2p को फिल करते हैं, देन हम 3s को फिल करते हैं, देन 3p को फिल करते हैं, उसके बाद हम 4s को फिल करते हैं, देन 3d को फिल करते हैं एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इधर हमें ऑफ बॉ प्रिंसिपल या n+l रूल को फॉलो करना होगा। ऑफ बॉ प्रिंसिपल फ्लो चार्ट के बेसिस पर हमें समझना है और n+l रूल के लिए हमें हर बार एटॉमिक ऑर्बिटल की n+l वैल्यू को निकालना है। जिसके लिए n+l की वैल्यू लेस आती है उसे पहले भरेंगे और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा आती है उसको बाद में भरेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l सेम आता है तो जिसके लिए n छोटा है हम उसे पहले भरेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। आप जूनियर क्लास के अकॉर्डिंगली इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन अब आप इसे सीनियर क्लास में इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके बाद 2s ऑर्बिटल आता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास से 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसलिए हम लिखेंगे 2s1। तो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s1। आप देखते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल के कौन से सब शेल में है और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इस इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। अब इसी तरह हमारे पास है फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका नंबर होता है 11। K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 1s के बाद फिलिंग करते हैं 2s की जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, इसके बाद फिलिंग करते हैं 2p की जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, और अब 2p के बाद टर्न आती है 3s की जिसके अंदर लिमिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 की होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास से 1 इलेक्ट्रॉन बचा है लेट्स से हम इसे भरेंगे 3s1। सिमिलरली हमारे पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते थे, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी, लेकिन अब आप इसे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p6। अब 2p के बाद टर्न आती है 3s की, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बाद टर्न आती है 3p की। हमने टोटल नंबर ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5 हैं। 3p की मैक्सिमम लिमिट 6 होती है इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 3p5। तो कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सिमिलरली हमारे पास है पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाती थी, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में होते हैं 8, M में भी होते हैं 8 और N में होता है 1। लेकिन अब आप इसे ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p के बाद टर्न आती है 4s की, 4s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी सीरीज में कुछ और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स से हमारे पास है स्कैंडियम, स्कैंडियम का नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हम 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होनी नेसेसरी है। हम सिर्फ 3d को लिख देते हैं। हम 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। यहाँ तक हमने टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। एटॉमिक नंबर 21 है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है एंड 4s के बाद अब हम 3d को फिल करेंगे। लेट्स से हमारे पास है टाइटेनियम, टाइटेनियम का नंबर 22 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को बाद में फिल करेंगे, सिर्फ लिख देंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने 20 फिल कर दिए हैं। अब आप 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, रिमेन इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो इस तरह से हमने टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सिमिलरली हमारे पास है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को बाद में भरेंगे। 4s2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने 20 फिल कर दिए हैं।
रिमेन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 हैं, 3d6। इसी तरह से हमारे पास जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2, रिमेन इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं तो 10 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम 3d में फिल कर देंगे क्योंकि d की मैक्सिमम लिमिट 10 ही होती है। लेट्स से हमारे पास है जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करते हैं 4s2, यहाँ तक हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स 3d 10, 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। 4s के बाद टर्न आती है 4p की, 4p की लिमिट होती है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 हैं, इसलिए हम लिखेंगे 4p2। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट है जिरकोनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करते हैं, पहले 4s2 को भरते हैं, अब 3d 10, 4s के बाद टर्न आती है 3d की, 3d हम फिल कर चुके हैं, अब टर्न आती है 4p की, तो 4p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, दैट इज 4p6। आप देखें आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 यहाँ पे फिल कर दिए हैं, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, बट 4p के बाद टर्न आती है 5s की, हम 5s को लिख देते हैं 5s 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अब भरेंगे 4d, तो 4d यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। याद रखें जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को यूज करेंगे, लेकिन जो शेल्स होते हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है। हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने में ऑफ-बॉ प्रिंसिपल यूज करना है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें शेल्स को शेल की जगह ही लिखना है। इसका मतलब सेकंड शेल के जितने भी सब शेल्स हैं वो सब एक साथ आने चाहिए, थर्ड शेल के जितने सब शेल्स हैं वो सभी एक साथ आने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसी एलिमेंट्स की जो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस कहे जाते हैं। एटॉमिक नंबर 40 तक हमारे पास 2 एक्सेप्शंस आते हैं, एक होता है क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और दूसरा एक्सेप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d 4, बट ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होती है। इसका रीज़न है कि अगर हम 3d ऑर्बिटल्स को देखें तो यहाँ 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें से सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हुए हैं, जबकि 4s में हमारे पास 1 ऑर्बिटल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। अगर 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 3d में शिफ्ट कर देता है तो 3d एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन जाता है, एंड द फैक्ट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स and fully filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। वो ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल आधे भरे हुए होते हैं या पूरे भरे हुए होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उन ऑर्बिटल से जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ऐसा करने के लिए एलिमेंट 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करा देता है। याद रखें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही पॉसिबल है, लेकिन इस शिफ्टिंग से क्या बेनिफिट हुआ इसको देखते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स 4s1। इट मींस अब 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं और उन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और 4s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस प्रीवियस केस को देखें तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4s स्टेबल था, लेकिन 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे जो अनस्टेबल था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने से अब 4s एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, अभी भी स्टेबल है लेकिन 3d भी स्टेबल बन गया। इसका मतलब क्रोमियम की स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो गई, और यही इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिमिलरली हम बात करते हैं कॉपर के लिए। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखी जाती थी
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d9। 3d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हैं 3d में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर देता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है, अब कॉपर के पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 4s के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी रोटेशन को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप ध्यान से देखें तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस से मैच होती है। जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी इनर्ट गैस से मैच होती है, अप टू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल हम इनर्ट गैस की टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज नियॉन 3s2 3p5। तो इसका मतलब हो गया नियॉन 3s में हमारे पास हैं 1 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल जिसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं इस ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल अभी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर हमसे कहा जाए कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं, दैट इज 1। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है म्यू और मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज √3, दैट इज 1.732 बोर मैग्नेटन। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बोर मैग्नेटन होती है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से वी हैव क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले आपको क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और याद रखिए ये एक्सेप्शन होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अगर आप देखें तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस से मैच होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं आर्गन 3d5 4s1। लेकिन हमें बात करनी है क्रोमियम 3+ की। तो क्रोमियम 3+ का मतलब है सबसे आउटर मोस्ट शेल से आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने 4s से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया 4s0। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने हैं तो हमने 3d से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया 3d3। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस से मैच हो रही है तो इसको लिख सकते हैं आर्गन 3d3 4s0। ये राइट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आयन की लिखने का। अब हम बॉक्स बनाते हैं। 3d में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 4s में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है लेकिन इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, दैट इज हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज √15 बोर मैग्नेटन। अब इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है Cu2+। ऐसा करने के लिए पहले हमें कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा।
कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। याद रखिए ये एक्सेप्शन होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से मैच हो रही है। दिस इज आर्गन 3d10 4s1। लेकिन हमें बात करनी है कॉपर 2+ की, तो इसका मतलब हमें आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना स्टार्ट करना है। सबसे पहले 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये 4s 0 हो गया। अब हमने 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 3d 9 बन गया। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप देख रहे हैं इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है आर्गन से, तो हम लिख सकते हैं आर्गन 3d9 4s0। अब इसके हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 3d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है और आप देखते हैं हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 1। म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज √3, दैट इज 1.732 बोर मैग्नेटन। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है सल्फर 2 नेगेटिव आयन। इसके लिए पहले आपको सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर आप देखें तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मैच हो रही है, इसे लिखते हैं नियॉन 3s2 3p4। लेकिन हमें तो आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इस बार हमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में फिल करने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3p6। कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट बनाते हैं। यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मैच होती है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6। अब हम इसे ऑर्बिटल्स में समझेंगे। 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 0 इंटू 0 प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 0 बोर मैग्नेटन। तो आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम आगे पढ़ते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी states that no pairing of electron occurs in p, d, f degenerate orbitals until and unless each degenerate orbital is occupied by one single electron। इस बात का मीनिंग बना कि हम p ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक p के तीनों ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। सिमिलरली हम d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक अलाउड नहीं है जब तक इन पांचों के पास एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। एंड सेम फॉर f सब शेल। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p3। हमारे पास है 1s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। इनका नाम लिखते हैं, दिस इज 2px 2py 2pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन हम पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक हम 2py में एक और 2pz में एक नहीं भेज देंगे। एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8।
कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। 1s में हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s में हमारे पास एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको नेम देते हैं 2px 2py 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम 2px में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं कर जाता है। और अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो हम इन तीनों में से किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर वो 4 नंबर का सेट होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी एटम के अंदर। ये 4 नंबर कौन कौन से हैं इसे समझते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर होता है जिसे बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। N L M S को कलेक्टिवली क्वांटम नंबर्स बोला जाता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन्हीं चारों नंबर से डिस्क्राइब की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो यस, n से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि उस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और हमें यह भी पता लगता है कि उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। तो n की वैल्यू किस तरह वेरी करती है इसे समझते हैं। हमारे पास शेल है K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, P शेल। n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैलिड होती है। लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 शेल की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। हमें पता लगता है कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें यह भी पता लगता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है -k इंटू z² डिवाइड बाय n², वेयर k एक कांस्टेंट है, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अब हम बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की जिसका नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इस क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं जो बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है। याद रखें, L की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 तक वेरी करती है। L की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं आ सकती है। सो वैल्यू ऑफ L कभी भी वैल्यू ऑफ n के इक्वल नहीं आ सकती है। अगर हम टोटल वैल्यूज ऑफ L की बात करें तो ये वैल्यू हमेशा n के इक्वल आती है। अब एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास सब शेल है S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल। तो इनके लिए L की वैल्यू हमने पढ़ी है 0 1 2 3। लेट्स से हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक। इट मींस 0। इसे पता लगता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है और एक सब शेल का नाम है S सब शेल। इसी तरह से हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू हो जाती है
0 से लेकर 2 - 1 तक, दैट इज 0,1। इससे पता लगता है कि सेकेंड शेल में सिर्फ 2 ही सब शेल होते हैं, दैट इज S एंड P। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू होती है 0 से लेकर 3 - 1 तक, दैट इज 0,1,2। इट मीन्स थर्ड शेल में सिर्फ 3 ही सब शेल होते हैं, S, P, D। और इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू होती है 0 से लेकर 4 - 1 तक, दैट इज 0,1,2,3। L की वैल्यू कभी भी n की वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकती। इसका मतलब L की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती। अगर हम टोटल वैल्यूज ऑफ L काउंट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है। इसका मतलब टोटल वैल्यूज कितनी है? तो टोटल वैल्यूज ऑफ L हमारे पास n के इक्वल है, दैट इज 4। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो इस एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला होता है √L × L+1 टाइम्स ऑफ h/2π, वेयर L का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आप आगे सेक्शन बी में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमने सीखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है और इसीलिए इस क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये हमें m से पता लगता है। वैल्यू ऑफ m होती है -L से लेकर +L तक। तो जो भी L की वैल्यू है उसमें -L से लेकर +L तक m की वैल्यूज मिलती हैं। अगर हम टोटल वैल्यूज ऑफ m की बात करें तो ये वैल्यू आती है 2 टाइम्स ऑफ L+1। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू होती है 0 और m की वैल्यू बन जाती है -0 से +0 तक। -0 +0 नंबर लाइन सिस्टम पे नहीं होता, सिर्फ एक ही 0 होता है, तो हम सिर्फ 0 वैल्यू बताएंगे। इससे पता लगता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसका नाम S होता है और उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू बनती है 0 एंड 1। तो m की वैल्यू हो जाती है 0 के लिए 0 और 1 के लिए वैल्यू बनती है -1 0 +1। इस बात से पता लगता है कि सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं S एंड P और S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं Px, Py, Pz। इसी तरह से हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू बन जाती है 0 1 2। तो m की वैल्यू बनती है 0, 1 के लिए वैल्यू हो जाती है -1 0 +1 और 2 के लिए वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 +2। इस बात से पता लगता है कि थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं S, P, D। S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तभी m की एक ही वैल्यू मिली है, जबकि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं Px, Py, Pz, इसीलिए हमें m की 3 वैल्यूज मिली हैं और D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए हमें टोटल 5 वैल्यूज मिली हैं। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की नॉलेज देता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो से दिखाते हैं तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है तो S की वैल्यू को +1/2 लिया जाता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो S की वैल्यू को -1/2 लिया जाता है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो हमें n की वैल्यू 3 बताई है तो L की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 0 1 2। m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0
1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 +2। अगर हम कहें कि टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी आ गई हैं 9, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास 9 होते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, और अब हमें इससे ऑर्बिटल बताना है। तो इसका मतलब ये सेकंड शेल है, l की वैल्यू 1 है, इट मींस ये p सब शेल है, तो यहाँ पे हम इसे 2p ऑर्बिटल का नाम देंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ ये फोर्थ शेल है, L0 का मतलब होता है s सब शेल है, तो हम इसे 4s ऑर्बिटल का नाम देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर सी पार्ट में हमें बताया गया है कि n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 3 है। इसका मतलब हुआ कि ये फिफ्थ शेल है और l इक्वल्स 3 का मतलब होता है कि ये f ऑर्बिटल है। इसी तरह से हमें d पार्ट में कहा गया है कि हमारे पास n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। अगर L2 है इट मीन्स हम 3D की बात कर रहे हैं, तो ये 3D सब शेल की बात हो रही है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी सब शेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल्स 4। तो n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू हो जाती है 0 1 2 3। इसका मतलब टोटल वैल्यूज ऑफ l आर 4। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स भी 4 हैं, क्योंकि l हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms वैल्यू -12। स्पिन क्वांटम नंबर को s से या ms से भी डिनोट करते हैं। तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई है -1/2 और n की वैल्यू बताई है 4। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में निकालेंगे, दैट इज 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16, that is 32 electrons. Out of these 32 electrons, only 16 electrons are revolving in clockwise direction, while remaining 16 are revolving in anti-clockwise direction. तो हम कह सकते हैं out of 32 electrons, only 16 electrons have spin quantum number equals -12. तो इस बात का आंसर हो जाता है n equals 4, ms equal -12। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं, दैट इज 16। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स 3। तो हमें n की वैल्यू 3 बताई है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। तो हमें l की वैल्यू सोचनी है, दैट इज 0 1 2। m की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, दैट इज 0 1 के लिए होती है -1 0 +1 एंड 2 के लिए होती है -2 -1 0 +1 +2। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा जाता है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल। तो हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, सबसे पहले इसका एंड सोचेंगे, दैट इज 3। l की वैल्यू हमने पढ़ी है d सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो m की वैल्यू हो जाती है -2 -1 0 +1 +2। तो हमसे पूछा गया था पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m बतानी है, दैट इज 2, और m की पॉसिबल वैल्यूज हैं -2 -1 0 +1 +2। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहला ऑर्बिटल हमें बताया है 1p। हम जानते हैं 1p वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि 1 में सिर्फ एक ही सब शेल होता है s। दूसरा हमें दिया है 2s, यस ये पॉसिबल होता है। 2p ये भी पॉसिबल होता है। 3f पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स 3 होते हैं, दैट इज s, p एंड d। तो f सब शेल थर्ड शेल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बोलेंगे 1p एंड 3f वैल्यू पॉसिबल नहीं होती हैं। आई होप आपको क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no two electrons in an atom can have a same set of 4 quantum numbers। इसका मतलब हुआ एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि पहला क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ जाए, यह भी हो सकता है कि दूसरा क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ जाए, तीसरा क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ जाए, बट डेफिनेटली फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जरूर डिफरेंट आएगी। अगर एक के लिए वैल्यू +1/2 होती है तो दूसरे के लिए वैल्यू -1/2 रहेगी। इस प्रिंसिपल का कंक्लूजन है an atomic orbital can accommodate maximum 2 electrons of opposite spin। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑपोजिट होती है। चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। सबसे पहले इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर हम बात करें 11th इलेक्ट्रॉन की एंड 12th इलेक्ट्रॉन की, तो 11th इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3s1 और 12th इलेक्ट्रॉन है 3s2। अब हम इनके क्वांटम नंबर्स डिसाइड करते हैं। इसमें n की वैल्यू 3 है तो यहां भी n की वैल्यू 3 है, दोनों क्वांटम नंबर सेम आ गए। इसी तरह से यहाँ पे L की वैल्यू 0 है क्योंकि ये S सब शेल है, तो यहाँ भी L की वैल्यू 0 है। अगेन दूसरा क्वांटम नंबर भी सेम आ गया। इसी तरह से अगर हम M की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू भी 0 आएगी और यहाँ भी M की वैल्यू 0 आएगी। हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं और 11th इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इसी तरह से हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, 11th इलेक्ट्रॉन पहले से फिल्ड है, अब हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना है। 12th इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बनाना होगा। इसका मतलब हुआ इसके लिए अगर S की वैल्यू अपवर्ड एरो से दिखाई गई है तो ये S की वैल्यू हो जाती है +1/2 और इसके लिए S की वैल्यू हो जाती है -1/2। आपने देखा कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर 11th एंड 12th इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एक एटम में चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आते। या तो 2 सेम आ सकते हैं, 3 सेम आ सकते हैं, लेकिन चारों वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती है। इसी को बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेक्शन है समझ में आया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको दी है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेक्शन बी की। थैंक यू।